हेलो एवरीवन। आज हम BLIE 226 मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर ब्लॉक 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट यूनिट 1 प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आइए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। मैनेजमेंट क्या होता है। सेकेंड चीज़ है साइंटिफिक मैनेजमेंट। थर्ड है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजरियल स्किल्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मैनेजरियल फंक्शंस, कितने टाइप्स के मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं। एंड उसके बाद हमारा टॉपिक आता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सबसे पहला टॉपिक देखते हैं मैनेजमेंट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स थ्रू द एग्जीक्यूशंस ऑफ 5 बेसिक management function, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling, that utilize human, financial and material resources. मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेटिंग की जाती है, प्रोसेस ऑफ सेटिंग, और एक तरीके से गोल्स को अचीव किया जाता है। किसके द्वारा? थ्रू द एग्जीक्यूशंस ऑफ 5 बेसिक मैनेजमेंट, मतलब 5 बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस के द्वारा उसको एग्जीक्यूट करने के बाद उसको गोल्स को अचीव किया जाता है। कौन कौन से होते हैं हमारे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो कि यूटिलाइज करते हैं ह्यूमंस को, दैट यूटिलाइज ह्यूमंस, फाइनेंशियल्स एंड मटेरियल रिसोर्स। अगर मैं मैनेजमेंट को समझाऊं इजी लैंग्वेज में, तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है, या तो हम कह सकते हैं एक्टिविटी होता है, जिसमें हम काफ़ी सारे रिसोर्सेज को मिलाकर एक टास्क को कंप्लीट करते हैं। रिसोर्सेज कहने का मतलब जैसे रिसोर्सेज हम पर्सन कह सकते हैं, मटेरियल कह सकते हैं, मटेरियल की ज़रूरत होती है, टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत होती है। इन सबको मिलाकर हम टास्क को कंप्लीट करते हैं। और हम कह सकते हैं टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें 5 बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसका पहला पॉइंट, मैनेजिंग इज एन एक्टिविटी और प्रोसेस। हम कह सकते हैं कि एक एक्टिविटी होती है, या तो हम कह सकते हैं एक प्रोसेस होता है। सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मैनेजमेंट रेफर्स टू बोथ द डिसिप्लिन एज वेल एज ग्रुप विच मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं डिसिप्लिन भी होता है मैनेजमेंट के अंदर, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। ठीक है, दोनों से मतलब होता है मैनेजमेंट का। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है इट इज़ पर्पसफुल। ये एक पर्पसफुल होता है, एक पर्टिकुलर टास्क पे, कॉमन गोल पे वर्क करते हैं। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्प्लिश्ड बाय विथ एंड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर्स, ग्रुप एक्टिविटी। कहने का मतलब कि जो कंपनी का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए ग्रुप एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, ग्रुप ऑफ पीपल्स के एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर 5, मैनेजिंग एम्प्लॉइज यूजिंग स्किल्स, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस टू ब्रिंग इफेक्टिवनेस। कहने का मतलब जब भी हम मैनेजिंग करते हैं, मैनेजिंग का मतलब ही क्या होता है कि उसके अंदर स्किल, एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर स्किल होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, एक इफेक्टिव हम कह सकते हैं इफेक्टिवनेस के लिए, मतलब एक सही तरीके से सही टाइम पे कम कॉस्ट पे वो काम कर सके। लास्ट पॉइंट कहता है इट इज़ इंटेंजिबल। जो मैनेजमेंट होता है वो इंटेंजिबल होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी क्या होता है वो एक एक करके पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑलमोस्ट सिनोनिमस विद द टीचर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर 1850 to 1915। बेसिकली हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर लेकर आए थे। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर है वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ओके। Throughout his life, Taylor struggled to increase efficiency in production, not only to lower cost and raise profit, but also to make possible increased pay for workers through higher productivity. इस लाइन का मतलब ये है कि टेलर ने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है कि वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सके, कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्शन उनकी इंक्रीज़ हो, कम से कम कॉस्ट में, साथ ही साथ उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो, कम से कम कॉस्ट लगे, प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, और साथ ही साथ वो क्या करें कि वर्कर को भी हायर सैलरी पे कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट का मतलब है द स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। दे आर
कहने का मतलब है कि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट हैं? क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को 3 पार्ट्स में ग्रुप किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकेंड नंबर पे आता है मिडल लेवल मैनेजमेंट, थर्ड पे आता है सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। आइए हम इसको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप मैनेजर्स आर द मोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे मोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। टॉप मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑल ओवर डायरेक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। टॉप मैनेजर्स जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको ना डायरेक्शंस देते हैं। टॉप मैनेजर्स के कुछ काम होते हैं, कौन कौन से काम होते हैं वो देखते हैं। जैसे दे कैरी आउट प्लानिंग, मेंटेनेंस ऑफ रिलेशंस विद अदर एजेंसीज, पॉलिसी मेकिंग, स्टैंडर्डाइजेशंस, कंट्रोल, इवैल्यूएशंस, रिसोर्स मोबिलाइजेशंस एटसेट्रा। ये इसके कुछ काम हैं। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, मिडल लेवल मैनेजमेंट। Middle managers are above the supervisory level but subordinate to more senior executive of the organization. Middle level जो managers होते हैं वो एक तरीके से हम कह सकते हैं supervisory से हायर लेवल होते हैं, लेकिन टॉप लेवल से थोड़े नीचे लेवल के होते हैं। They have the responsibility to develop implementation strategies for the concept determined by the टॉप मैनेजमेंट। कहने का मतलब है कि जो भी टॉप मैनेजमेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, मतलब कि एक कोई भी टास्क बनाती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में वो मदद करवाते हैं। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाए, अप्लाई करवाया जाए। एग्जीक्यूशन, सुपरविजन, मॉनिटरिंग एंड अदर रिलेटेड फंक्शंस आर टेकन केयर ऑफ बाय देम। कहने का मतलब ये कुछ काम ऐसे थे जो कि मिडल लेवल मैनेजमेंट करती है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। इसको और भी नामों से जाना जाता है। पहला क्या है? फर्स्ट लाइन लेवल मैनेजमेंट, या तो हम कह सकते हैं ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस नाम से भी जाना जाता है। अब इसके डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? सुपरवाइजरी ब्रैकेट में लिखा हुआ है और फर्स्ट लाइन और ऑपरेशनल ब्रैकेट क्लोज। Managers are those who directly oversee the effort of those who are actually perform the work. सुपरवाइजरी मैनेजर्स वो लोग होते हैं, वर्कर के ऊपर ध्यान देते हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं, एक्चुअली एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं वर्क, उनके ऊपर वो नज़र रखते हैं, उनको देखते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस रूटीन टास्क टू ऑब्टेन डिज़ायर आउटपुट ऑफ एवरी यूनिट एंड कमिटेंट एक्टिविटीज़ इज टेकन केयर ऑफ एट दिस लेवल। इस लेवल के अंदर क्या होता है कि जितने भी रूटीन टास्क हो रहे होते हैं उसको मतलब देखा जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मैनेजरियल स्किल्स। अब ये क्या होते हैं वो देखते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं इसको 3 स्किल्स में बांटा गया है। ठीक है, नॉर्मली 3 काइंड्स ऑफ बेसिक स्किल्स बाय मैनेजर्स। मैनेजर्स द्वारा इसको 3 बेसिक स्किल्स में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं? टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल्स एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल। अब हम एक एक करके इसको डिटेल में देखते हैं। पहला क्या था हमारा? टेक्निकल स्किल। अभी क्या है इसकी डेफिनेशन? टेक्निकल स्किल्स इज द एबिलिटी टू यूज स्पेसिफिक नॉलेज, मेथड, प्रोसेसेस, प्रैक्टिसेस, टेक्निक्स और टूल्स ऑफ अ स्पेशलिटी इन परफॉर्मिंग द वर्क। कहने का मतलब टेक्निकल स्किल का क्या मतलब होता है? एक ऐसी एबिलिटी होती है कि हम उसको इस्तेमाल कर सके, एक पर्टिकुलर मेथड का इस्तेमाल कर सके, नॉलेज का, प्रोसेस का, या हम प्रैक्टिसेस कर सके, टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सके, एक पर्टिकुलर वर्क के अंदर परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ह्यूमन स्किल। अब ह्यूमन स्किल क्या है? ह्यूमन स्किल इज द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर पर्सन सक्सेसफुली, दैट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, वर्क विद, मोटिव एंड गेट अलॉन्ग विद अदर पीपल। कहने का मतलब ये है एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो दूसरे पर्सन के साथ इंटरेक्ट हो सकता है, हम कह सकते हैं उसको समझ सकता है, उसकी समझने की क्षमता होनी चाहिए, उसके साथ काम करने की क्षमता होनी चाहिए, वो मोटिवेटेड रहे, कह सकते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर वो काम कर सके। ठीक है, थर्ड हमारा आता है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। ये डील करता है जितने भी आइडियाज़ होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के बीच में जितने भी रिलेशनशिप होते हैं उनके ऊपर वो डील करता है। अब हमारा जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं और जो मैनेजर स्किल्स होते हैं
उनके बीच में किस तरीके से रिलेशन है, और जो जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो उनकी क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहला हमारा कॉलम था हमारा स्किल्स का, देन लेवल का, देन हमारा थर्ड आता है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले आता है कॉन्सेप्चुअल, जो भी आइडियाज़ देती है, वो आइडियाज़ रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बनाने का काम किसका होता है, किसी पर्टिकुलर एक तरीके से कॉन्सेप्ट बनाना, कोई न्यू प्लानिंग करना, तो किसका काम होता है, ये टॉप लेवल का काम होता है। तो ये टॉप लेवल हो गया। अब इसके क्या क्या रोल होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो देखते हैं। जैसे प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड इवेल्युएशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ये सारे इसके टॉप लेवल मैनेजर्स के काम होते हैं। नेक्स्ट हमारा स्किल आता है ह्यूमन। ठीक है, मिडिल लेवल के उनको मॉनिटरिंग करना कि क्या क्या काम करवाना है। ठीक है, अपने सुपरवाइजर्स को बताएंगे कि क्या क्या काम करवाना है, कैसे एक तरीके से जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसको एग्जीक्यूशन करवाना, सुपरविज़न करना, उनको गाइडेंस देना, एक तरीके से हम कह सकते हैं मॉनिटरिंग करना, बताना हम कह सकते हैं। तो ये सब किसका काम होता है, मिडिल लेवल का काम होता है। ठीक है, जैसे कि हम डिटेल में पहले ही देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टेक्निकल। जो टेक्निकल लेवल पे कौन काम करता है, सुपरवाइजरी लेवल का के लोग काम करते हैं। इसमें क्या काम होता है, जैसे डेली रूटीन का क्या काम है वो अपने वर्कर्स को बताया जाएगा। ठीक है, और कंकमिटेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि स्किल्स और लेवल में क्या रिलेशन है, और हम कह सकते हैं कि जो जितने भी लेवल्स होते हैं उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मैनेजरियल फंक्शन। अभी क्या होता है कि कौन कौन से लोगों ने कितने फंक्शंस लेकर आए थे, क्या है, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसका पहला पॉइंट देखते हैं। न्यूमन एंड समर, ये एक व्यक्ति थे, दो व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया था, 4 फंक्शंस लेके उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे। कौन कौन से फंक्शंस थे, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 4 फंक्शंस लेकर आए थे। ठीक है, उसके बाद आता है हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल ने टोटल 5 बेसिक फंक्शंस बताए थे। कौन कौन से फंक्शंस थे देखते हैं हम, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे, हेनरी फ्यूल। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, जो लूथर गुलिक एंड एल उर्विक नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था, वो टोटल 7 फंक्शंस लेकर आए थे। क्या था, जैसे कि इसको एक शॉर्ट में लिखा जाता है POSDCORB। देखो, पी क्या होता है, प्लानिंग, O फॉर होता है ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO एक ही है तो उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं, R फॉर रिपोर्टिंग होता है एंड B फॉर बजटिंग होता है। टोटल 7 स्टेप लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे, लूथर गुलिक एंड एल उर्विक। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सम मैनेजरियल फंक्शंस आर, अब हमें जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग एडवांस में ही डिसाइड करके रखना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा, इन सब का डिसाइड करके रखना, पहले से ही सोच के रखना कि वो करना क्या है। ठीक है, उसे हम प्लानिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो प्रिस्क्राइबिंग करता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं रिलेशनशिप बनाता है कुछ पीपल्स के बीच में, अमंग पीपल्स और रिसोर्सेस और पीपल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करता है, जिससे हम एक गोल को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम रिक्रूटमेंट देते हैं, पर्सन का सिलेक्शन करते हैं, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो एक बेसिकली हम कह सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिफाइड वर्कर की ज़रूरत होती है हर एक लेवल में। ठीक है, जिससे वो अपने शॉर्ट टर्म के या लॉन्ग टर्म के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कर पाए। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग एक ऐसा एग्जीक्यूशन फंक्शन है, गाइडिंग का, या तो हम कह सकते हैं ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट कह सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि इसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है, कम्युनिकेटिंग करा जाता है, लोगों को इंस्पायर किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग होते हैं उन सबको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक तरीके से हम कह सकते हैं एक ऐसा फंक्शन होता है, कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं कि हम रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं कि एक सिस्टम में रिस्ट्रिक्शन क्या है, क्या करना मना है।
इसका सीधा सीधा ये असर है कि कोई गाइडलाइंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेट कर दी जाती है, रूल्स सेट कर दिए जाते हैं कि उसी रूल्स पे उसको फॉलो करना है। ओके कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं, कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं जो इस पे आपको फुलफिल करना होता है। आगे पढ़ते हैं अदर मैनेजरियल फंक्शंस। अब कुछ और मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो पर्सन होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम ना करे, वो एक तरीके से मिलकर जितने भी सभी एक्टिविटीज़ होते ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे वर्क करेंगे, अपना अपना नहीं करेंगे, अलग अलग वर्क नहीं करेंगे। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ गोल है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है तो सब मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेटिंग एक ऐसा हम कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। आइडियाज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अपने हम फीलिंग्स को शेयर कर सके। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने इन्फॉर्मेशन को, अंडरस्टैंडिंग को एक दूसरे से शेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग हम कह सकते हैं कि आप अपने अथॉरिटीज़ को या तो हम कह सकते हैं पब्लिक को इन्फॉर्म करते कि क्या क्या आपने काम किया है, क्या क्या आपके अचीवमेंट्स हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड में आपने क्या क्या करा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बजटिंग। बजटिंग एक तरीके से हम कह सकते हैं एक प्लान डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो एक तरीके से फाइनेंशियली एक्सप्रेस्ड होता है, न्यूमेरिकल टर्म्स में उसे एक्सप्रेस किया जाता है। इसके अंदर शामिल होते हैं जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई, अकाउंटिंग हो गई, कंट्रोलिंग हो गई। इसके अंदर बजटिंग के अंदर ये इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इनोवेटिंग। इनोवेटिंग का मतलब होता है कि हम कुछ न्यू क्रिएट करना, कुछ नया लेकर आना। ठीक है, पुराने को कुछ नया उसमें चेंजेस करके कुछ नया लेकर आना, तो इनोवेटिंग होना चाहिए। एक प्रोडक्ट में इनोवेटिंग भी होना चाहिए। ओके। लास्ट हमारा मैनेजर फंक्शंस आता है रिप्रेजेंटिंग। रिप्रेजेंटिंग कहने का मतलब आज के टाइम पे जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनको ज़रूरी होता है कि रिप्रेजेंट करना। किस किस को रिप्रेजेंट करना? अपने ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को बताना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को बताना, सप्लायर्स को, कस्टमर को बताना, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं टेलर्स प्रिंसिपल के बारे में। ओके। ये आप लोगों को पता है कि जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? F.W. टेलर, मतलब फेडरिक W. टेलर। ठीक है। तो इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स लेकर आए थे। अब ये कौन कौन से थे उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अभी क्या होता है वो देखते हैं। इस प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि हमें एक ही रूटीन पर स्टक नहीं होना चाहिए, हमें एक ही टेक्निक्स पर स्टक नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंटिंग करना चाहिए जिससे हम न्यू टेक्निक्स का आविष्कार कर सकें, जिससे हम जल्दी से जल्दी काम करें। ओके मतलब एक्सपेरिमेंटिंग करके हम न्यू से न्यू टेक्निक लेकर आएँ जिससे जल्दी से जल्दी काम हो, ईजिली हो, सिंपलर हो, ईजियर हो और क्विकर हो। ओके। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इस प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए जिसमें लेबर और मैनेजमेंट दोनों ही इक्वली हो, और हम कह सकते हैं इक्वली इम्पॉर्टेंट हो, बराबर हो और इम्पॉर्टेंट हो। टेलर का मानना ये है कि एक ऐसी सिचुएशन को हम मेंटल एवोल्यूशन कहते हैं। टेलर का ये बिलीव था कि मेंटल एवोल्यूशन की वजह से जो दोनों पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे वो नहीं होंगे। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट और हम कह सकते हैं कि जो लेबर्स होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे, एंड जिससे दोनों का बेनिफिशियल रहेगा, दोनों के लिए फ़ायदा रहेगा, दोनों का एम ये रहेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। थर्ड हमारा पॉइंट आता है कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि एक हमारे वर्कर और जो मैनेजमेंट होता है उनके बीच में कॉरपोरेशन होना चाहिए। टेलर ने सजेस्ट किया था कि जो मैनेजर होते हैं और जो वर्कर होते हैं उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, ठीक है, मैनेजमेंट को चलाने के लिए। तो मैनेजमेंट एक तरीके से टीम वर्क के तौर पे काम करने चाहिए और सबको अपने इक्वल डिवीज़न में बांटना चाहिए, उसकी सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सबका अपना अपना काम हो। ठीक है, सिंपली हम कह सकते हैं कि वो टीम वर्क में काम करेंगे, ना कि अलग अलग इंडिविजुअली। ठीक है। फोर्थ प्रिंसिपल हमारा कहता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन
to his and her greater efficiency and prosperity। इसका मतलब ये है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्सन को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब मिलेगी, ठीक है, उसको सेलेक्ट किया जाएगा। एक प्रॉपर मैनेजमेंट में सबको ट्रेनिंग दी जाएगी, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सबको ट्रेनिंग दी जाती है, एंड हर एक इंडिविजुअल को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे जॉब दी जाए, उसे अलॉट किया जाए, ठीक है, इस बात पे ध्यान दिया जाएगा। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है फ्यूल्स प्रिंसिपल। ठीक है, हेनरी फ्यूल्स ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स लेकर आए थे अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू। आइए अब हम देखते हैं एक एक करके सारे प्रिंसिपल्स, उसको डिटेल्स में भी देखने वाले हम। सबसे पहले प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। अब इसमें क्या होता है, पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक इंडिविजुअल को असाइन किया जाता है सिर्फ और सिर्फ एक काम, वर्क का एक छोटा सा पार्ट हम कह सकते हैं, वो भी उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, और उस टास्क को रैपिडली किया जाता है, मतलब कंटिन्यूसली बेसिस पे किया जाता है, ठीक है, जिससे जो वो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बेनिफिट उठा सके। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कि उसका राइट है ऑर्डर देने का, राइट टू गिव एन ऑर्डर, वो ऑर्डर दे सकता है। ये एक पोजीशन के साथ आता है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी ज़्यादा उसकी पोजीशन होगी तो उसके पास उतनी ज़्यादा अथॉरिटी होगी ऑर्डर देने के लिए, ठीक है। व्हेन द पर्सन हैव बिगर पोजीशन देन दे हैव मोर अथॉरिटी। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि उसे ऑब्लिगेशन कि वो प्रॉपरली काम कर सके, परफॉर्म अपना असाइन ड्यूटी कर सके, हम कह सकते हैं, ओके। और इसके अकॉर्डिंग फ्यूल क्या कहना चाहते हैं कि अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पर्सन्स के लिए वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है डिसिप्लिन। इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करती है, जिसमें सभी एम्प्लॉयज़ को ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, चाहे वो टॉप लेवल के हो, मिडिल लेवल के हो या सुपरवाइजरी लेवल के हो। सभी लेवल्स के मैनेजर्स को इस रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि बहुत नेसेसरी है एक सक्सेसफुल वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए, वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हेनरी फ्यूल्स का फोर्थ प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ कमांड। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एक एम्प्लॉय का एक ही सुपीरियर होगा, मतलब कि एक टाइम पर एक ही पर्सन ऑर्डर कर सकता है, वन पर्सन वन बॉस, ठीक है, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो कि यूनिटी ऑफ कमांड से सिमिलर है। हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वर्क में, एक पर्टिकुलर टास्क में, जब प्लान में एक प्रोजेक्ट हो रहा होता है, उसमें एक ही हेड होना चाहिए, ठीक है, तो देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान। हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से काम करना है, मतलब कि हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए, ना कि खुद की इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे वर्क करना है। ओके, हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, विच शुड गिव देम एट लीस्ट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, अगर हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ को फेयर रेम्यूनरेशन मिलेगा तो वर्कर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में गुड रिलेशन रहेगा। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बाय द टॉप मैनेजमेंट, मतलब कि टॉप मैनेजमेंट के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डेलीगेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी हर एक लेवल पे, मतलब थ्रू आउट ऑल लेवल्स, ठीक है। तो फ्यूल्स का कहना है कि तो हम कह सकते हैं कि फ्यूल्स का कहना था कि सुपीरियर को अडॉप्ट करना चाहिए, मतलब कि कॉम्बिनेशन सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए दोनों। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब ये होता है कि अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो टॉप से बॉटम की तरफ आएगा, ठीक है। द लाइन ऑफ अथॉरिटी कम्युनिकेट दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम रैंक। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है ऑर्डर। यहाँ पर ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि कमांड देना है, यहाँ पर ऑर्डर का मतलब ये होता है कि मटेरियल और मैन को एक सिस्टमैटिक वे में रखना, जिससे प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर सके ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फ्यूल्स का कहना ये है कि मैन और मटेरियल का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए। कहने का मतलब है कि मटेरियल को एक फिक्स प्लेस पर ही रखेंगे और हर एक एम्प्लॉयज़ का अपना कैबिन हो, जिससे प्रॉपरली हमारा टाइम वेस्ट ना हो, प्रॉपरली तरीके से काम हो।
नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है इक्विटी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विटी का मतलब आपको पता है, सभी के लिए इक्विटी होनी चाहिए, काइंडलीनेस और जस्टिस होनी चाहिए अथॉरिटी के अंदर पर्सन्स के द्वारा। ओके। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि जो एम्प्लॉय होगा वो उसका फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, जल्दी जल्दी उसका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, और जो मैनेजमेंट है वो प्रोवाइड करेंगे, एक तरीके से मस्ट प्रोवाइड करना चाहिए कि वो सिक्योर फील कर सके। ठीक है, जॉब का जो एम्प्लॉय होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो सिक्योर फील नहीं करेगा, उसे लगेगा जल्दी से मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो मैक्सिमम अपना कंट्रीब्यूशन वो नहीं दे पाएगा ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ के पास उसको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, या हम कह सकते हैं फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो अपना आइडियाज़ अपने सीनियर लेवल को बता सके, एक प्लान में उसको एग्जीक्यूट कर सके, अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को अपने सीनियर लेवल या सुपीरियर को बता सके। ठीक है। हेनरी फ्यूल का हमारा लास्ट प्रिंसिपल होता है स्पिरिट द क्रॉप्स। इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो मैनेजर्स है वो कंटिन्यूसली उनका एफर्ट ये लगा रहेगा कि वो टीम स्पिरिट को डेवलप कर सके अमंग द सबॉर्डिनेट। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी एम्प्लॉयज़ है वो वर्ड यूज़ करेंगे वी इंस्टेड ऑफ आई। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम मिलकर काम करेंगे, एम्प्लॉय सारे मिलकर काम करेंगे। ओके।